नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, यानी अन्य साधनों से आय की। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल होने वाली कुछ विशेष आय कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन से इनकम हैं जिनको शामिल किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर्टेन इनकम इंक्लूडेड इन द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें कौन कौन सी आय हो सकती है, उसमें लगभग 36 प्रकार की आय है। तो इन सारी की सारी बातों को आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने हिसाब से लर्न करेंगे, जो आपके जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्हीं सभी बातों से एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो को। यहाँ पे हमारे पास जो भी आय हैं उसमें से पहला है लाभांश, यानी डिविडेंड से आय। अधिनियम की धारा 115 BBDA के अंतर्गत प्राप्त लाभांश प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होगा, भले ही घरेलू कंपनी ने धारा 115 ओ के अंतर्गत कर का भुगतान कर दिया है। ये बात कहा जा रहा है पहले वाले में, जो भी लाभांश से जुड़ा हुआ है। दूसरा है आकस्मिक आय, जैसे लॉटरी, वर्ग पहेलियां, दौड़, ताश के खेल, शर्तबाजी, घुड़दौड़ आदि। तो इसको भी, यहाँ से भी जो आय प्राप्त होगा उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाला जाएगा। तीसरा है प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि, यदि करदाता प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का व्यापार नहीं करता है। अगर कोई भी करदाता है जो टैक्स पेयर है, वह सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियों के सेलिंग परचेजिंग यानी क्रय विक्रय का व्यापार नहीं करता है, मतलब उसका बिजनेस ये नहीं है कि वह सिक्योरिटी को खरीदे और बेचे, तो उसके द्वारा जो भी आय प्राप्त होगा उस आय को इंक्लूड किया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मेरे पास जो सिक्योरिटी है उसको बेच दिया, उससे पैसा प्राप्त कर लिया, उससे जो मुझे पैसा मिला उसको मेरे द्वारा IFOS में डाला जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो व्यापार ही करता है इसका, उसके द्वारा उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डाला जाता है। आगे बात करते हैं। चौथा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के क्रय पर प्राप्त ब्याज। पांचवा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के ब्याज को पुनर्विनियोजित करने पर ब्याज। छठवां है सहकारी समिति की प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज। कोई भी सहकारी समिति है उसकी प्रतिभूतियों पर जो भी ब्याज प्राप्त होता है उसकी बात की जाती है यहाँ पर। सातवां है प्रतिभूतियों पर ब्याज छोड़कर अन्य सभी प्रकार का ब्याज, जैसे बैंक में स्थायी जमा या बचत खाते पर प्राप्त ब्याज, ऋण पर प्राप्त ब्याज इत्यादि इत्यादि। तो इन सारे के सारे ब्याजों को भी इंक्लूड किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आठवां है विदेशी सरकार या देशी सत्ता की प्रतिभूतियों पर ब्याज, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। नौवां है किसी अध्यापक को किसी परीक्षा के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से। कोई भी अध्यापक है, वहाँ पर कोई भी अध्यापक है उसको नियुक्त किया गया है परीक्षक के रूप में, कहीं पे परीक्षा हो रहा है तो उसको जो भी पैसा मिलेगा पारिश्रमिक के रूप में, जहाँ पे वह काम कर रहा है उस संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से, तो उसको जो भी आय प्राप्त होगी उसको हम लोग डालेंगे IFOS में। ध्यान रखिएगा आप लोग। 10वां है अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी से प्राप्त आय। 11वां है कंपनी के अस्थायी निदेशक को कंपनी से प्राप्त शुल्क, भत्ते तथा अनुलाभ व अन्य कोई पारिश्रमिक। 12वां है कंपनी के अंशों आदि के क्रय विक्रय हेतु किसी व्यक्ति को मिला कमीशन। कोई भी कंपनी का अंश है उसके क्रय विक्रय से किसी व्यक्ति को कमीशन मिलता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। 13वां है अप्रदर्शित विनियोग मुद्रा एवं जेवर या अघोषित यानी अनडिस्क्लोज्ड साधनों से प्राप्त आय।
14वां है समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में लेख लिखने से प्राप्त आय। कोई भी व्यक्ति है वह समाचार पत्रों में लेख लिख रहा है, उससे जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग IFRS में डाल देते हैं। 15वां है संसद सदस्यों या विधायकों का वेतन, इसको भी हम लोग IFRS में इंक्लूड करते हैं। 16वां है विदेशी कृषि भूमि से आय, यानी कोई भी व्यक्ति है उसकी जमीन कहाँ पे है, जो खेती करने योग्य जमीन कहाँ पे है, विदेश में है, तो उससे जो आय प्राप्त होगी उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। 17वां है मकान संपत्ति को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुनः किराए पर उठाने यानी सब लेटिंग से होने वाली आय। 18वां है अप्रमाणिक प्रोविडेंट फंड से प्राप्त ब्याज का वह भाग जो कर्मचारी के अंशदान पर मिला हो, यानी जो भी कर्मचारी ने अंशदान किया है उसके द्वारा जो भी अप्रमाणिक प्रोविडेंट फंड में दान किया गया है उस पर जो प्राप्त होता है उसकी बात की जा रही है। 19वां है निदेशक को कंपनी के अंशों पर प्राप्त कमीशन। 20वां है धारा 80 CCA के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत योजना एंड नेशनल सेविंग स्कीम में जमा कराई गई राशि को संपूर्ण या आंशिक रूप से निकालने पर प्राप्त धनराशि मूलधन एवं ब्याज सहित उसको भी IFRS में शामिल किया जाता है। 21वां है भूमि का किराया या पट्टे पर रखी हुई संपत्ति से आय, ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। 22वां है बीमा कमीशन जो व्यापार अथवा पेशे के लाभों के शीर्षक में कर योग्य न हो। अगर कोई भी बीमा कमीशन मिल रहा है, अगर वह बिजनेस एंड प्रोफेशन में इंक्लूड नहीं है तो उसको भी शामिल किया जाएगा इसमें। 23वां है व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क को किराए पर देने से आय जो प्राप्त होती है उसकी बात की जा रही है। 24वां है किसी वसीयत यानी विल या अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी मिली हुई वार्षिकी यानी एन्युटी एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त वार्षिकी के अतिरिक्त, तो इसको भी IFRS में डाला जाएगा। 25वां है करदाता द्वारा अपनी मशीन प्लांट एवं फर्नीचर को किराए पर उठाने पर प्राप्त किराया। ऐसी स्थिति में जबकि मशीन प्लांट एवं फर्नीचर को भवन से पृथक नहीं किया जा सकता, यदि वह आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य न हो तो इसको भी IFRS में डाला जाएगा। 26वां है गैर सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके वैध उत्तराधिकारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी की वह रकम जो कर मुक्त सीमा से अधिक है, जो टैक्सेबल से अधिक है। 27वां है आयकर की वापस की जाने वाली रकम पर ब्याज, जो भी आयकर वापस की जा रही है उस पर जो भी ब्याज मिलेगा उसको IFRS में डाला जाएगा। 28वां है किसी संपूर्ण व्यापार को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर उठाने से होने वाली लाभ, जो भी होने वाली आय, इसको भी हम लोग देखेंगे IFRS में। 29वां है कर्मचारी की मृत्यु पर नियोक्ता से किसी प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी आदि के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। 30वां है निदेशक को प्राप्त ऐसा कमीशन जो उसे कंपनी के ऋण की बैंक को गारंटी देने के बदले में प्राप्त हुआ है। इस बात को आप लोग सोचेंगे, समझेंगे और जानेंगे। 31वां है कंपनी को सार्वजनिक हित रखने वाले परिवार के किसी सदस्य को कंपनी द्वारा स्वैच्छिक भुगतान किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। 32वां है कीमैन बीमा पॉलिसी यानी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त रकम बोनस सहित बशर्ते यह वेतन से आय अथवा व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य न हो तो इसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल कर लिया जाता है। 33वां है यदि कोई कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है किसी निवासी व्यक्ति को ऐसे अंशों का निर्गमन करती है जिन पर प्राप्त रकम उनके अंकित मूल्य से अधिक है, अर्थात अंशों का निर्गमन ब्याज यानी प्रीमियम पर किया गया है, तो प्राप्त प्रतिफल उनके बाजार मूल्य की तुलना में जितना अधिक है तो इस अधिक राशि को कंपनी की आय को शीर्षक में कुछ शर्तों के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं 34वां की, इसमें कहा जा रहा है क्षतिपूर्ति अथवा विस्तारित यानी इनहैंस्ड
क्षतिपूर्ति पर ब्याज से आय। धारा 57 के अंतर्गत 50% छूट उपलब्ध होता है। 35वां है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के निरस्त होने पर अग्रिम प्राप्त जब्त की गई राशि। और 36वां यानी अंतिम है व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क के उधारकर्ता यानी लेंडर को देय वार्षिकी एन्युटी। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन से आय यानी इनकम आ सकते हैं, उनकी चर्चा हम लोगों ने करी हुई है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अदर जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।